अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, गांव ग्रामीण में कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। गांव के हमारे ग्रामीण भाई बहन कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गांव के भीतर टेस्ट करना तो दूर की बात है, गांव में पैरासीटामॉल की दवा तक आज तक उपलब्ध करा पाना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। दिखावे के लिए भले ही ग्राम निगरानी समिति बनाई गई हो, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद जिस पंचायत चुनाव में मौत का खेल खेला गया, आज तक प्रधानों को चार्ज नहीं दिया गया, आज तक ग्राम पंचायत सदस्यों को चार्ज नहीं मिला, आज तक जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को काम तक नहीं दिया गया। और ऊपर से यह दावा किया जा रहा है कि ग्राम निगरानी समिति बना दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि किस पंचायत चुनाव के लिए मौत का खेल गांव में खेला गया और आज हमारे गांव ग्रामीण मजरा और पूर्वा का भाई बहन बेमौत मारा जा रहा है और असंख्य मौतें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही हैं, जो बेहद चौंकाने वाली हैं, बहुत ही चिंतित और विचलित करने वाली हैं। आप में से जो लोग भी ये डिबेट देख रहे होंगे और जो सुन रहे होंगे, उन्हें अच्छे से पता है कि उनके गांव में, उनके पड़ोस में, उनके जनपद में, उनके तहसील और ब्लॉक में इस वक्त किस प्रकार का भयानक और भयावह मंजर विद्यमान है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास के माहौल को देखिए बहनों भाइयों और महसूस कीजिए कि हमारे देश के लोग, हमारे राज्य के लोग किस भयानक पीड़ा से गुजर रहे हैं और उनके एहसास को समझना बेहद कठिन है। उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएं, लाशें बिछी हुई हैं, शमशान घाट भरे हुए हैं। गांव के लोग ये दृश्य भूल नहीं पा रहे हैं। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद और बांदा से लेकर बहराइच तक कमोबेश एक जैसे हालात उत्तर प्रदेश के भीतर हैं और इस तबाही को रोक पाने में उत्तर प्रदेश की सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो गई अपने राज्य के नागरिकों को जन स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में। यह अपने आप में बहुत हैरान करने का विषय है बहनों भाइयों, और यह बताता है कि हमारी सरकारों की प्राथमिकता क्या है। शायद उस प्राथमिकता में गांव ग्रामीण नहीं आते हैं, इसी कारण आज उनकी यह दुर्दशा हुई है। लखनऊ का ग्रामीण क्षेत्र हो, पूर्वांचल के गांव हो, बुंदेलखंड का एरिया हो, रुहेलखंड के इलाके हो या फिर एनसीआर और पश्चिम का इलाका, गांव गांव मौत है। लाशें उठ रही हैं गांव में, अर्थियां उठ रही हैं लोगों की। कौन सा ऐसा गांव है जहां पर असंख्य मौतें ना हो रही हो? हर गांव के लोगों के पास रिकॉर्ड है। अब तक 1900 गांव तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंच चुके हैं। गांव के हालात बताने योग्य नहीं है। जो दावे किए जा रहे हैं ये दावे बेईमानी है, ये दावे असत्य हैं, ये दावे झूठ हैं। गंगा में अब भी लाशें मिल रही हैं। ये बहती हुई लाशें इंसानों की जरूर हैं, लेकिन ये सरकार की नीतियां बह रही हैं, सरकार के गलत फैसले बह रहे हैं। और ये जो दृश्य आपके टीवी पे दिख रहा है, ये संगम प्रयागराज का है। ये बताता है कि कोरोना की त्रासदी कितनी भयानक है। ये इकलौती तस्वीर ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना ने कितनी बड़ी और व्यापक तबाही मचाई है। प्रयागराज में फाफामऊ से लेकर श्रृंगवेरपुर होते हुए अरेल घाट तक लाशों से पटा पड़ा है। ये कौन लोग हैं जो मारे गए हैं? ये कौन लोग हैं जो बेमौत काल के गाल में समा गए हैं? सरकार के गलत फैसले, सरकार के कुप्रबंधन और सरकार की नाकामी का नतीजा हमारे भाई बहनों की असमय मौत है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो दिल दहलाती हैं। असंख्य ऐसे मामले, दुख भरी कहानियां हैं जो लोगों को विचलित करती हैं। पत्थर से पत्थर दिल आदमी भी इस विपत्ति काल में दुखी है, परेशान है। लेकिन क्या मजाल कि हमारी सरकारें संवेदना के दो शब्द भी भारत के नागरिकों के साथ कह सकें। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं बहनों भाइयों। लखनऊ शहर से सटा हुआ एक गांव है अमराई। वहां डॉक्टर हरिराम यादव का परिवार, खुशहाल परिवार, कोरोना के चलते डॉक्टर साहब की मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उनके बेटे की मृत्यु हो गई, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ एक छोटा नन्हा सा बच्चा बचा।
मासूम बच्चा। डॉक्टर साहब के घर पे ताला लगा, कोई है नहीं उस बच्चे की देखभाल करने के लिए। गांव वाले उस बच्चे को ननिहाल छोड़ आए। क्या इससे बड़ी मुसीबत, इससे बड़ी त्रासदी भारतीय समाज पर कोई हो सकती है? आप कल्पना करें उस बच्चे की पीड़ा जो रोजाना अपने माँ बाप और भाई बहन को याद करके रोता है, पर हम उसकी पीड़ा नहीं बांट सकते। हमारी सरकार ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोई संवेदना के दो शब्द भी नहीं है कि लोगों ने अपनी शहादत दी है, कुर्बानियां दी हैं, परिवार के परिवार खत्म हो गए हैं। फतेहपुर का ललौली गांव, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सरकार स्वीकार नहीं करती है। गोरखपुर की गोला तहसील के एक गांव में अर्थियां उठ रही हैं, गांव के लोग डरे हुए हैं, दरवाजा नहीं खोलते हैं, इतने डर में हैं। आज तक वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। ऐसे कितने असंख्य उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, तब आपका कलेजा रोएगा। और जिन्हें भी प्रयागराज की यह तस्वीर देखकर दुख नहीं हो रहा, गम नहीं हो रहा, जिनकी आंख में आंसू नहीं आ रहा है, यकीन मानिए आप पत्थर दिल हो चुके हैं, आप निर्लज्ज हो चुके हैं और आप असामाजिक हो चुके हैं अगर आप अपने समाज के लोगों का दुख नहीं बांट सकते हैं। तो ये तस्वीरें भयाक्रांत करती हैं और बताती हैं कि तबाही का स्तर कितना भयानक और बड़ा है। हमारी सरकार यह दावा करती है कि कोरोना को उसने कंट्रोल कर लिया है, महज 3-3.5 हजार केसेस पर डे आ रहे हैं। मैं फिर दावे से, प्रामाणिकता के साथ, चुनौती के साथ कहता हूं, तहसील आप चुन लो, जनपद आप चुन लो, ब्लॉक आप चुन लो और भेज दो 15,000 किट RT-PCR की, करा लो गांव वालों की जांच। आंकड़े ऐसे आएंगे आपके होश उड़ जाएंगे। गांव गांव बुखार फैला हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम है, सांस की जकड़न है, रात में सोते हैं, सुबह मरते मरे मिल रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये हमारे अपने लोग हैं जिनको हमने भुला दिया है। ये गांव के लोग हैं जिनके साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया है और इनकी पीड़ा को कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। शहर के लोगों के पास वक्त नहीं है, नेता अपने घर में छिपे हैं, सांसद विधायकों का आता पता नहीं है और सरकार कहती है कि ऑल इज वेल, सब ठीक है। सरकार सवाल तक नहीं लेना चाहती है, पूछना तक नहीं चाहती है। सरकार वही देखना चाहती है जो अफसर उसे दिखाना चाहते हैं और सरकार भी वही देखना चाहती है जिसके लिए अफसरों को कहा जाता है। सांसद और विधायकों की बात बेमानी हो गई है। यह स्थिति बड़ी अप्रत्याशित है और यह बताती है कि गंभीरता कितनी भयानक है। शहर के जो लोग कोरोना से बच गए हैं, ब्लैक फंगस से मर रहे हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर ब्लैक फंगस की दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन के लिए आपको 9 चरण की अनुमति चाहिए होती है। उत्तर प्रदेश में हर मंडलायुक्त अप्रूवल देगा, CMO अप्रूवल देगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट देगा, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ देगा और इसके बाद जब आप रेड क्रॉस सोसाइटी जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं। उत्तर प्रदेश में अकेले लखनऊ को 720 इंजेक्शन चाहिए और मौजूद कितने हैं? 40। 50 से ज्यादा मरीज मौत के मुहाने पर खड़े हैं, कभी भी मर सकते हैं वो। और 3 हफ्ते पहले तक यही जीवन रक्षक दवाएं आसानी से उपलब्ध थी। जब से ब्लैक फंगस की चर्चा शुरू हुई, गायब हो गया मार्केट से सब। दर दर भटक रहे हैं लोग, गिड़गिड़ा रहे हैं, SOS कॉल्स आ रही हैं, ट्विटर फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं, मांग रहे हैं, यह जीवन रक्षक दवा उन्हें नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वक्त रहते इस अगर इंजेक्शन की उपलब्धता कराई होती तो आज लोग बेमौत नहीं मारे जाते। जो गलती आपने पहले की वो गलती आप फिर दोहरा रहे हैं। आपके पास न कोई नीति है, ना आपके पास कोई विजन है और न कार्य का कोई अनुभव है और ना आप कोई सीख लेना चाहते हैं। इन बेकसूर लोगों की क्या गलती है? ये पूरे पैसे का भुगतान कर रहे हैं, इंजेक्शन से 2 गुनी कीमत आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी इनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। तो भारत में अगर टैक्स पेयर नागरिक को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो वो कहां जाए? बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। जो लोग पूरी कीमत अदा करके इंजेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें इंजेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? और वक्त रहते उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टॉक क्यों नहीं बनाया? और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के भीतर ही एक मेडिकल फैक्ट्री है जहां पर ये इंजेक्शन बनता है।
तो आखिर उस फैक्ट्री का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जा रहा है? हम अपने राज्य के नागरिकों को बचा नहीं सकते? 400 से ज्यादा दिनों तक टीम 11 किस बात के लिए बैठक करती रही? इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए। आपके दौरों से तस्वीर बदलती नहीं है, तस्वीर और बिगड़ रही है। गांव के लोगों के साथ क्रूर मजाक हो रहा है, दौरों के नाम पर दिखावा हो रहा है, दवा के नाम पर लोगों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें दवा और इंजेक्शन से बेबस किया जा रहा है, महरूम रखा जा रहा है उन्हें। जो लोग अपने नागरिकों को दवा और इंजेक्शन न दिला दे पाए, उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वो तीसरी लहर की तैयारी करेंगे, जिन्होंने दूसरी लहर में लाशें बिछुआ दी। कौन सा शमशान घाट है उत्तर प्रदेश के भीतर जहां पर असंख्य लाशें न पहुंची हो? कौन से कब्रिस्तान है बहनों भाइयों? मैं जानना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में अस्पताल कम पड़ गए, बेड कम पड़ गई, ऑक्सीजन कम पड़ गई। अगर कुछ विस्तार हुआ, कुछ नया बना उत्तर प्रदेश के भीतर, तो शमशान घाट बना, जहां आपके प्रियजनों की लाशें फूकी गई, और जहां नहीं फूकी गई वहां कुत्तों ने आपके प्रियजनों की लाशों को नोच कर खाया है। क्या यह दृश्य भारत के समाज में कभी भुलाया जा सकता है? मुझे लगता है कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह अक्षम्य अपराध हुआ है, मानवता पर कलंक है। ये ऐसा कलंक जिसके लिए राज्य की सरकार और उसका प्रबंधन सीधे तौर पर जिम्मेदार है, और आज तक इन असंख्य मौतों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। क्या उन लोगों पर कभी मुकदमा चलाया जाएगा जिन्होंने हजारों लोगों को मौत की भट्टी में झोंकने के लिए मजबूर कर दिया? हजारों राज्य के सरकार के कर्मचारी अधिकारी मारे गए, अध्यापक गण मारे गए। संवेदना के दो शब्द भी नहीं है, उस पर भी घटिया राजनीति की गई, उस पर भी झूठ बोला गया, लोगों के साथ क्रूर मजाक किया गया कि 1671 नहीं 3 मरे हैं। और आज हफ्ता बीत गया है, कहां है वो नई गाइडलाइन, कहां है वो शासनादेश, और कहां है वो कैबिनेट की मीटिंग? जरा दिखाया जाए और बताया जाए। सरकार की जेबों में पल रही यूनियंस भले सवाल न पूछें, लेकिन ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि सवाल पूछेंगे। उन टीचर जो मारे गए, सरकार उनको एक्नॉलेज आज तक नहीं कर रही है। सरकार उनकी शहादत को आज तक स्वीकार नहीं किया। सरकार ने जो अध्यापक मारे गए, अनुदेशक मारे गए, शिक्षा मित्र मारे गए, राज्य सरकार के कर्मचारी मारे गए, माध्यमिक शिक्षा के 400 से ज्यादा कर्मचारी अध्यापक मारे गए, एक की शहादत को भी सरकार ने स्वीकार अब तक 3 के अलावा नहीं किया है। अगर स्वीकार किया है तो मुझे दिखाया जाए सबूत के साथ। बयान जारी कर देने से लोगों को न्याय नहीं मिलता है। बयान तो ऑक्सीजन के लिए भी जारी किए गए थे, लेकिन आपके परिजन इसी ऑक्सीजन के लिए उत्तर प्रदेश में तड़प तड़प कर उन्होंने दम तोड़ा। आज ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भी वही हो रहा है। लोग मर रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, FIR की जा रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है। जिन अस्पतालों ने ऑक्सीजन क्राइसिस बताई थी, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है डराने के लिए। यह स्थिति कब तक चलेगी बहनों भाइयों? उत्तर प्रदेश में झांसी के भीतर जिन डॉक्टरों ने अपनी शहादत देकर हजारों लोगों की जान बचाई, कल उनको पुलिस ने पीटा, अपमानित किया, लात मारी। डॉक्टरों को, महिला डॉक्टरों को खींचकर पुलिस ले गई, थाने के भीतर बिठा के रखा, उन्हें अवैध हिरासत में गिरफ्तार करके रखा। क्या कसूर था डॉक्टरों का? अगर वो अपनी कुछ तकलीफ कोरोना काल में आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें PPE किट दे दो, उन्हें अच्छे मास्क उपलब्ध कराओ, उनको सुविधाएं दे दो, तो उनकी जगह उनको लाठी, डंडे, लात और अपमान सहना पड़ा। क्या यह भारत के डॉक्टरों का अपमान नहीं है बहनों भाइयों? इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है कि हम अपने डॉक्टरों को पुलिस से पिटवा रहे हैं? उन डॉक्टरों को जिन पे आपने कुछ वक्त पहले पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से कराई थी, उनको लात जूतों से मारा जाएगा। महिला डॉक्टरों को पुलिस वाले खींचकर थाने पे ले जाएंगे, और आप कहते हैं कि डॉक्टर फ्रंटलाइन वॉरियर है। तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ आपका यह व्यवहार है। टीचर्स के साथ आपका व्यवहार सबको पता है। आम नागरिकों को तो आपने कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया है। यह स्थिति बड़ी असहनीय है। यह पीड़ा का अंत नहीं है कोई। मैं आपको केवल स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए, सुनिए और समझिए आपके साथ क्या हो रहा है।
क्या अब भी सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? प्रयागराज में जो लाशें मिली हैं, कन्नौज से लेकर बलिया तक के जो हालात हुए हैं, उनमें किसी का पिता है, किसी की मां है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का दोस्त है, किसी का चाचा है, किसी का रिश्तेदार है, या फिर किसी का खास दोस्त है। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा फिर ये सवाल सरकार से? और सरकार की नाकामियों पर सवाल होने चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कौन लोग जिम्मेदार हैं और कसूरवार हैं? कहां है वो टीम 11? और उसको अब तक गुनहगार क्यों नहीं बनाया गया? उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया अब तक? ये एक महत्वपूर्ण बात है और इस पर खुली परिचर्चा होनी चाहिए। गांव ग्रामीण हमारा मर रहा है, उसे बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार गांव को कम बचा रही है, अपने आंकड़ों को मैनेज करने में जुटी हुई है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? सुनिए आप कुछ बयान, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। से बोले कि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, तो हमने कहा मत जाइए। तो कहने लगे अगर हम जाएंगे रास्ते में गिर जाएंगे तो हमको कोई उठाएगा नहीं और कहेगा इसको कोरोना है। उसके बाद रात में 25 तारीख को इनको ज्यादा दिक्कत हुई, हिंद हॉस्पिटल ले गए, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला। फिर वो लोगों ने बोला कि मेयो हॉस्पिटल लेके जाओ। मेयो हॉस्पिटल में भी वही कंडीशन थी, कुछ नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम गांव में नहीं आई है और गांव में काफ़ी लोग बीमार हैं। अस्पताल बंद है। कल जब योगी जी आए थे तो बस कल ही सब बस वगैरह सब लोगों की व्यवस्था थी और वहाँ की कुछ नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं खोला गया, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। कल योगी के आने पर खुल गया और रंगा पुताई सब हो गए। सर बिल्कुल यहाँ पे टीम नहीं आती है। जब कल योगी जी आए तो हम लोग पहाड़ पे खड़े हुए थे, प्रशासन ने हम लोग बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया। ना अस्पताल खुली है, ना कुछ मिला, ना कल योगी जी से मिलने दिया हम लोगों को। स्थिति खराब है कि घर में पति बीमार डरा है और बच्चे भी हैं, हम भी हैं, ना कोई दवा दे। हमें कोई दवाई नहीं मिली, कुछ दवा दी नहीं मिली। ये तो खुल गई नहीं तो काजे हैं। सेवा हमारे गांव में कुछ नहीं है, एकदम नील है। यहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं आई, ना कोई एनएम आ रही है, ना कोई आशा बहू आ रही है, ना कोई डॉक्टर आए हैं आज तक। इतनी भीषण महामारी मैं अपने इस 50 साल की उम्र में पहली बार में देखा। 10-12 मौतें हुई हैं। ये सांस की बीमारी से जो चल रहा है कोरोना, ये कोरोना के कारण हुई है। मम्मी तो हमारी बीमार थी, घर में कहीं जा नहीं रही थी। दादी तो बीपी की प्रॉब्लम थी, उससे खत्म हो गई सांस फूलने से। आज के डिबेट में मुझे नवीन श्रीवास्तव ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, नावेद सिको उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और हम सबके चहेते, हम सबके अजीज और उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सूर्यकांत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। नवीन जी, अभी आपने लोगों की पीड़ा सुनी। अधिकांश लोग ये शिकायत कर रहे हैं, टेस्ट तो दूर की बात है, उनको दवा तक उपलब्ध नहीं कराई गई। लोग किस तरह से तड़प तड़प कर मरे, उनके विलाप, उनका रोना, हमारी बहनों की जो रुलाई है वो सुनकर बहुत तकलीफ होती है और ये बताती है कि सरकार लोगों को बचाने में नाकाम रही है। आपकी सरकार झूठे वायदे करती है, गलत बयान जारी करती है कि गांव-गांव तक वो पहुंच गए हैं। हम जिस गांव जा रहे हैं उस गांव त्रासदी की एक नई दुख भरी कहानी है। अगर क्या ये लोग उत्तर प्रदेश के नहीं है जो शिकायतें कर रहे हैं? और क्या आपकी पार्टी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से कोरोना की दूसरी घातक लहर में जो मौतें हुई, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, वो अत्यंत दुखदाई है। और न हम आंकड़े छिपा रहे हैं, न हम अपनी किसी कमी को छिपा रहे हैं, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपके संवाददाताओं ने बहुत सारे गांवों की दिखाई। कुछ जगह निश्चित रूप से ऐसा होगा कि अभी मेडिकल टीमें नहीं पहुंच पाई होंगी, चूंकि 97,000 राजस्व गाँव हैं और 20 करोड़ की आबादी रहती है उन गाँव में। तो इसीलिए हमने तो पहले 5 दिन का चलाया था, लेकिन अभी तक उस अभियान को चला रहे हैं। जो गांव छूट गए हैं, जहां पर भी टीमें नहीं पहुंच पाई, वहां टीमें भी जा रही हैं। रही बात ब्रजेश जी, देखिए एक बात तो आप भी स्वीकार करेंगे, आपने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें लखनऊ में या शहरों में जो शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की कमी थी या शमशान घाट में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के शव जलाए जा रहे थे, लेकिन आज स्थितियों में सुधार आया है। आज वो परिस्थितियां नहीं हैं और मैं आपसे बड़ा विनम्र अनुरोध करूंगा, आपकी विश्वसनीयता पूरे प्रदेश में है कि ब्रजेश मिश्रा सच दिखाते हैं, लेकिन
सच जो अच्छे काम हुए वह भी एक बार दिखाने का प्रयास होना चाहिए, लोगों को पता हो। मैं जहां लखनऊ में रहता हूं, कोई आंकड़े छुपाने की बात नहीं है, उस अपार्टमेंट में 14 परिवार ऐसे थे जो कोरोना संक्रमित थे, आज 1 रह गए। तो कोई आंकड़े छुपाने की बात नहीं है। हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं, जिसके नतीजा है कि आज चाहे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में कमी हो, मृत्यु दर में कमी हो, हाँ मौतें हुई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो एक चर्चा बार बार हो रही है गांव में नदियों के किनारे शव मिलने की, तो 2 चीजें ब्रजेश जी इसमें है। देखिए, कहीं ना कहीं कोरोना के भय से सामाजिक हमारी एक परंपरा भी टूटी है। पहले आस पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाए तो हर परिवार से एक लोग उसमें शामिल होते थे, लेकिन आज तो अपने बच्चे तक शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, एक दिक्कत सामने आ रही थी कि शायद लोगों के पास पैसा नहीं है कि ठीक से उचित तरीके से दाह संस्कार कर सके। उसके लिए भी सरकार ने निर्देश दिया कि 5,000 रुपए उनके लिए दिए जाएं, लेकिन फिर भी कुछ जगह जो कमियां हैं हम उनको ठीक करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी खुद कोरोना संक्रमित थे, ठीक होने के बाद एक भी दिन उन्होंने विश्राम नहीं किया, लगातार वो नवीन जी, हजारों लोग मारे गए उत्तर प्रदेश में, हो सकता है हजारों से अधिक मारे गए हों। ये वक्त सही है कि हम जिम्मेदारी तय करें। क्यों ना टीम 11 पर मुकदमा चलाया जाए? इनकी नाकामी के चलते उत्तर प्रदेश में हजारों लोग मारे गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश में संख्याएं भी कम हुई हैं, मौतें भी हुई हैं, हजारों मौतें हुई हैं, 19-20 हजार मौतें हुई हैं। लेकिन आप देखिए, सीमित संसाधन और इतनी बड़ी आबादी के बावजूद उत्तर प्रदेश, और अगर आप जहां पर आप लोग भी बार बार चर्चा करते हैं कि पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के कोरोना फैलने के बहुत सारे कारणों में एक पंचायत चुनाव भी हो सकता है, लेकिन क्या महाराष्ट्र में, दिल्ली में, राजस्थान के गांव में जो ये फैला है कोरोना, वहां कोई चुनाव थे? हमको शुतुरमुर्ग की तरह से सिर्फ एक तरफ नहीं कहना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि देश के किस हिस्से में उत्तर प्रदेश के अलावा मानव शरीरों की ऐसी भयानक भयावह दुर्दशा हुई हो? लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में तड़प कर मरते हमने देखा, और शमशान घाट में कुत्तों को लाश नोचते भी हमने उत्तर प्रदेश के भीतर देखा। और आप कहते हैं कि हमारी तुलना मत कीजिए। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क और शहर है? मैं चुनौती और दावे के साथ नवीन जी कहता हूं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आप तुलना करिए, मौतें हुई हैं, तस्वीरें आपने दिखाई, उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश से आधी आबादी वाले महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश से 4 गुनी अधिक मौतें हुई हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश की आबादी का 10वां हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वहां हमसे 4 गुनी अधिक मौतें हुई हैं। अब आपने दिखाया नहीं दिखाया, इस पर हम नहीं जाएंगे। नहीं, जहां भी दिखाया हो, अगर ऐसी कोई तस्वीर है तो लाइए ना, कि कहां कुत्तों ने लाश नोच के खाई और कहां 10-10, 15-15 किलोमीटर तक लाशें दफनाई गई, कहां लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरे। ये आपके राज्य में हुआ ब्रजेश जी, और ये आपकी सरकार की नाकामी है कि आप संवेदना के 2 शब्द भी गांव के लोगों के लिए आप बता नहीं सकते। ये मत कहलवाइए, ये मुझसे मत कहलवाइए। दोहरा रुख सबने देखा है लोगों का। आप जिस तरह से हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर 4 दिन आसमान उठाए रहे लोग, और वहीं टीकरी बॉर्डर पर जो घटना हुई, पूरे देश की मीडिया और एक वर्ग विशेष शांत बैठा रहा। यह लोग भी देख रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाएं, घटनाएं हुई हैं, मौतें हुई हैं, हमें भी दुख है, हमें भी संवेदना है। हम जो बेहतर कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है कल झांसी के भीतर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में हम आपको पता है कल झांसी के भीतर आपने क्या किया? आपने डॉक्टरों को लात और जूतों से पिटवाया, आपने उनको गिरफ्तार करके थाने में डॉक्टरों को बिठवाया, मेरी बहन डॉक्टरों को आपने अपमानित किया। क्यों भाई? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, वह निंदनीय है, शर्मनाक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एक्शन लिया गया मुझे आप बताओ। लेकिन आपको अच्छा लगा वो तस्वीर देख के कि डॉक्टर को लात से मारा जा रहा है? लिया गया तो नहीं, कतई नहीं अच्छा लगा। मुझको नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मुझको नहीं, किसी को भी। किसी और जब वो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन है, तो प्रशासन, हमारी बहन डॉक्टरों को पुलिस वाले खींच कर गाड़ी के भीतर डाल रहे हैं और डॉक्टरों को आप थाने पे बिठा रहे हो। ब्रजेश जी, इन्हीं डॉक्टरों पर कुछ दिन पहले फूल फेंक रहे थे, आज ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि पीपीई किट दे दो, तो इनको जूता और लात मारेंगे। मैं सुनिए, ब्रजेश जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई कि प्रशासनिक अधिकारियों ने संयम नहीं रखा, अपना आपा खोया और बदतमीजी की लोगों के साथ, आम नागरिकों के साथ। यह नहीं होना चाहिए। ये नवीन श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए कि आप इन पुलिस वालों को कब बर्खास्त करोगे, कब सस्पेंड करेंगे और कब इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? डॉक्टरों को इस तरह से मारने का, अपमानित करने का, लात जूते से पीटने का, महिला डॉक्टरों से बदसलूकी का अधिकार आपको किसने दिया?
ब्रजेश जी, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, किसी भी सामान्य मानवीय के साथ इस प्रकार का असभ्य अमर्यादित व्यवहार क्षम्य नहीं है, और वो भी संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में तो यह कतई संभव नहीं है। ये कौन सी संवेदनशीलता है कि आप जूता लात से डॉक्टर पिटवाते हो, जूते लात से डॉक्टर को पिटवाते हो? ये कौन सी संवेदनशीलता है? जरा मुझे बताओ, हो सकता है मैं अनपढ़ हूं, अच्छा, तो मुझे ना समझ हो। नहीं तो आप बताइए, छत्तीसगढ़ में वहां डीएम ने लड़के तो क्या करूं मैं छत्तीसगढ़ का? मैंने उत्तर प्रदेश में आपको वोट दिया है, मध्य प्रदेश 24 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश में आपको वोट दिया है, आपसे सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल हमने दिया है, हम अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर आशुतोष वर्मा, शुक्रिया नवीन जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। संयम रखना चाहिए। ओके, ऑल राइट। जब जूता लात चलाते हो डॉक्टरों पे तो संयम आपकी पुलिस को रखना चाहिए, मुझे नहीं। ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अच्छा, तो क्या करेंगे? थैंक यू, शुक्रिया आपका। कौन दोषी? क्या करें? हाँ, तो डॉक्टरों को मारो जूते से, यही तो बचा है अब। ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये स्थिति बड़ी खराब है। डॉक्टरों के साथ जिस प्रकार से भयानक व्यवहार हुआ है, वो तस्वीर रुलाती है और बताती है कि डॉक्टरों के प्रति इस सरकार का और पुलिस का आचरण क्या है। और अब तक किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने माफी नहीं मांगी इन डॉक्टरों से। मेरा कलेजा रोता है जब मैं देखता हूं कि कोई पुलिस वाला लात जूते से डॉक्टर को मारता है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, थैंक यू नवीन जी, शुक्रिया। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, लात जूते से डॉक्टर को नहीं मार सकते आप। ओके, डॉक्टर वर्मा जी। ब्रजेश, धन्यवाद ब्रजेश जी। और ब्रजेश जी, मैं खुद एक चिकित्सक हूं और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ चिकित्सक भी बैठे हुए हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस कोरोना कॉल में ऐसा कई बार हुआ, चाहे वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का आईसीयू हो या प्राइवेट के कई अस्पताल के आईसीयू में मुझे पीपीई किट पहन के जाना पड़ा। आप उस व्यक्ति की बारे में बात नहीं कर सकते जो वहां पे काम कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। कई डॉक्टरों को रात में सोने के लिए नींद की दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। दिन भर डेथ सर्टिफिकेट, ये जान जा रही है, वो जान जा रही है, इधर वेंटिलेटर और उधर वेंटिलेटर लगाना है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। आप सब ने लखनऊ में देखा क्या हुआ, और डॉक्टर कहां से लड़ेगा? उसका चिकित्सा करना काम है, सिस्टम से लड़ना काम नहीं है। और आपने क्या किया? और ऊपर कलेक्टर का क्या आता है ब्रजेश जी कि डीएम कहता है कि हमने डॉक्टरों को बैठाला था थाने में। ये स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे हॉस्टल में पानी साफ नहीं आ रहा है, जहां हम ड्यूटी कर रहे हैं वहां हमको पीपी किट नहीं मिल रही है, और मुख्यमंत्री आ रहा था उनका। किससे कहेगा जाके? मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं कि पहली वेव हो गई, दूसरी वेव हो गई, तीसरी वेव में जो लड़ाई होगी वो हेल्थ केयर वर्कर की होगी, वो डॉक्टरों की होगी, वो नर्सों की होगी, वो स्टाफ की होगी। थक गए हैं ये लोग, और उस पर प्रशासन की ये असंवेदनशीलता। और सही कहा है, जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? जब आपको मुख्यमंत्री बनना था तो आप गोरखपुर से लखनऊ और दिल्ली 3 बार घूमते थे। आपको जब वोट लेना था तो आपने हिंदू मुस्लिम कर करके पूरे खून कर दिया उसने, और आज जिम्मेदारी लेने के लिए एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और बता रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। थैंक यू डॉक्टर वर्मा, थैंक यू, शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमाशंकर पांडे मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर उमाशंकर, स्थिति गांव में बहुत ही खराब है। हम जिन गांवों में हमारे संवाददाता जा रहे हैं, गांव गांव अर्थियां उठ रही हैं, लोग सर्दी खांसी जुकाम में पड़े हैं, सांस की शिकायत करते हैं, सीने जकड़न की शिकायत करते हैं, रात में सोते हैं, सुबह मरे हुए मिल रहे हैं। लेकिन सरकार के आंकड़े बताते हैं यूपी में कोरोना लगभग खत्म हो चुका है। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से मैं निःशब्द हूं। जिस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हमिंग ज्यादा है, आप बोलें, मैं आपकी आवाज ठीक कराऊंगा, आप बोलते रहिए। जिस तरीके के हालात है, निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश और देश को शर्मसार करने वाला है, और दशकों तक ये काला इतिहास पढ़े जाएंगे और लिखे जाएंगे और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। आंकड़े की बात, ये नरसंहारक सरकार है ब्रजेश जी। राम भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था है, पीएससी, सीएससी और जनपद के चिकित्सालयों में ना दवा है, ना ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की तो बात की बात है। आंकड़ों की बात मैं करूंगा,
जिस WHO का हवाला दे देकर ये लोग अपना सीना फुला रहे हैं, उसी WHO ने कहा है कि मौतों का आंकड़ा 2 से 3 गुना छिपाया गया है। और मैं उदाहरण के साथ कहूंगा, मैं एक गांव में गया ब्रजेश जी, उनका इकलौता बेटा बाहर से आया था, पंचायत के चुनाव में पिताजी प्रधानी जीत गए और इकलौते बेटे को कोविड हो गया और उसकी डेथ हो गई। वो विदेश से चलकर आया था पिताजी को चुनाव लड़ाने, और जब उसकी मौत हो गई तो सरकार ने उसको कोविड से मौत नहीं दिखाया, उसको हार्ट अटैक से मौत दिखाया। अधिकांश मामलों में यही हो रहा है। छिपाकर अपने चेहरे को बचाने का काम उत्तर प्रदेश तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना आपसे, हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये सरकार आंकड़े छिपा रही है, ये सरकार अपनी कमियों को छिपाकर अपने पापों को धुलने का काम कर रहा है। मौत के मातम में डूबे हुए उत्तर प्रदेश के गांव में ब्रजेश जी, किस संवेदनशील मुख्यमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जिस गांव में जाएगा उसके अधिकारी सड़कों पर रंगोली बिछा दें? डॉक्टर्स, चिकित्सक उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे, वो हमारी जान बचा रहे हैं। अपनी जान पर खेलकर वो उत्तर प्रदेश के नागरिकों के गांव की जान बचा रहे हैं। और आज तो लात मारी जा रही है उनको, पिटवाया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए ब्रजेश जी कि वो अपने सुरक्षा के लिए कुछ मांग रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। और मैं ये बिल्कुल मानने को नहीं तैयार हूं कि एक कलेक्टर, एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो सफेद वर्दीधारी चिकित्सकों के वो जो लखनऊ से निर्देश जाएंगे उनका वो पालन करेंगे। इसमें कलेक्टर या SSP की मैं गलती नहीं मानता हूं, ये जो लखनऊ से दिशा निर्देश होंगे उनका वो पालन करेंगे। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अगर उसको भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था। आपके मुख्यमंत्री जी वहां गए, उन्होंने विधायकों की बात नहीं सुनी, जनता की नहीं सुनी। सिर्फ प्रभारी मंत्री की है, DM और कलेक्टर तो। थैंक यू, शुक्रिया आपका नावेद सिंह को, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पांडे शुक्रिया, थैंक यू। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नावेद सिंह जी, 2 महीने हो गए, मैंने तो ये उम्मीद की थी कि गांव तक कुछ स्वास्थ्य सुरक्षा का कुछ कवच तैयार होगा, कुछ बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। स्थितियां गांव में बहुत ख़राब हैं, बल्कि ये समझें कि स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो चुकी, लोग मर रहे हैं। जी, स्थिति वाकई बहुत ख़राब है और रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही है। ज़मीनी हकीकत यही है कि सुधार उस शिद्दत से नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। वक्त के हिसाब से सुधार कतई नहीं हो रहा है और बहुत भयंकर खबरें आ रही हैं वहाँ, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, मैंने भी इस बात को सुना है, देखा भी है कुछ चीज़ें कि पूरे के पूरे परिवार चले गए, वहां पर 1-2 सदस्य बचे हुए हैं, ऐसी स्थितियां आ रही हैं। दूसरी बात यह कि जो मौतें हो रही हैं वो कोरोना से हो रही हैं या किसी दूसरी मौत, किसी दूसरी बीमारी से, यह स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी जांच ही नहीं हुई। उनका इलाज सामान्य तौर से हुआ और वो मर गए। जाहिर सी बात है कि उनको आंकड़े में अगर जोड़ा भी जाएगा, अगर नंबर्स जोड़े भी जाएंगे तो उनको नहीं जोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जिलों में जाना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, इससे अंदाजा होता है कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके मुखिया को इस बात का एहसास होने लगा है कि अब ग्राउंड पे जाना ही पड़ेगा। अब हमें अपनी आंखों से वो सारी चीजें देखनी ही पड़ेंगी जो सच है, जिसको छुपाया नहीं जा सकता। आज तो मैंने अखबार पढ़ा, अमर उजाला, उसमें लिखा है कि न तो जनप्रतिनिधियों की सुनी न जनता की सुनी। हाँ बिल्कुल, गांव के लोगों को बंद कर दिया गया घरों के भीतर, अभी कंप्लेन कर रहे थे सब। जी जाहिर सी बात है, ये बात सही है कि कहीं भी पब्लिक के बीच में मुख्यमंत्री जी नहीं दिखाई दे, लेकिन ये एक शुरुआत अगर कुछ नहीं से बेहतर है कि कम से कम गए हैं, कम से कम अधिकारियों को कुछ ना कुछ तो डर लगा होगा, कम से कम नकारापन कुछ तो कम हुआ होगा। मैं एक चीज पर बात करना चाहता हूं जो आप भी कई बार ये बात कह चुके हैं। नो डॉक्टर पांडे जी, नो प्लीज, बीच में इंटरप्ट मत करें। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। नो उमाशंकर जी प्लीज। मैं ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर प्रदेश का मुखिया नो प्लीज, कोई किसी के पहले राउंड में इंटरप्ट। उमाशंकर जी की आवाज बंद कर दी जाए। बिल्कुल, नकारापन हो सकता है कि बढ़ भी गया हो, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि किसी प्रदेश का मुखिया किसी जिले में अगर जाता है तो वहां के अधिकारी जितने भी नालायक होंगे, कम से कम कुछ ना कुछ करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर बढ़ेगी। इस बात को कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, मुझे मजबूर मत करिए, मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगा। बीच में इंटरप्ट मत करिए, पहला राउंड है। मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूं, पर मुझे उस काम के लिए विवश मत करिए जो काम करने में मुझे बुरा लगता है। अब हमारे स्पीच उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के मेडिकल एडवाइजर, आइवरमेक्टिन के जनक
और जहां कोरोना ना खत्म हो, इनको भेज दो, कोरोना ये कंट्रोल कर लेते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से लौटे हैं डॉक्टर सूर्यकांत, और उत्तर प्रदेश में हजारों जान इन्होंने अपने मेडिकल एडवाइस के जरिए बचाई। बहुत लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और इनको सुनने के लिए डिबेट में बहुत लोग आते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी वाराणसी यात्रा अच्छी रही होगी डॉक्टर सूर्यकांत जी। और उत्तर प्रदेश के लोग इन दिनों बहुत ही परेशान हैं। परेशान इस दृष्टिकोण से हैं कि एक तो ब्लैक फंगस ने इन्हें घेर लिया है, दूसरा वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश भर में एक गजब का कन्फ्यूजन है। कोई कहता है 1 महीने बाद लगा लो, तो कोई कहता है 86 दिन में लगवा लो, कोई कहता है 3 महीने के बाद लगवाओ दूसरी डोज। इस प्रकार से असमंजस का माहौल देश में क्रिएट कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस ही पूरा लगभग रुका हुआ है। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कनेक्ट पिछले 15 महीने से आपने एक इस प्लेटफॉर्म, भारत समाचार के प्लेटफॉर्म के हमारे और हमारी जनता के बीच दिया है। शायद इस कनेक्ट के माध्यम से ही हम लोगों की जान बचा पा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित कर पा रहे हैं। पहले मैं ब्लैक फंगस की बात करूंगा, फिर वैक्सीन की बात करूंगा। ब्लैक फंगस को लेके बहुत कंफ्यूजन है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक पूरे देश में 5440 लोग ब्लैक फंगस से ग्रसित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी करीब 600 लोग ब्लैक फंगस से ग्रसित हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि टीबी जैसी बीमारी से रोज 1000 लोगों की मौत हो जाती है। इसको बहुत हाइप और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस दे दी गई है, लोग दहशत खा रहे हैं। और इसका जो एक संबंध जोड़ दिया गया है कि जो स्टेरॉइड खाएगा उसको ब्लैक फंगस हो जाएगा, इसको मैं सिरे से नकारता हूं, तथ्यों के साथ नकारता हूं, फैक्ट के साथ नकारता हूं। बहुत गलत बात है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक सब कोई कह रहा है कि जान केवल कोरोना मरीज की 2 चीजों से बचती है, एक ऑक्सीजन से और एक स्टेरॉइड से। स्टेरॉइड का फंगस से कोई लेना देना नहीं है। मैं उदाहरण इस बारे में तो बड़े बड़े डॉक्टर अजब अजब बयान दे रहे हैं। देखिए, अब मेरे तथ्य सुनिए, आप तथ्य सुनिए तो आप चौंक जाएंगे जी। इस देश में हमारे जैसे डॉक्टर अस्थमा यानी सांस की बीमारी का इलाज करते हैं। सांस की बीमारी में हम लोग 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीनों महीनों कई बार स्टेरॉइड देना पड़ता है। नंबर 1, इस देश में त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। जो त्वचा की क्रोनिक बीमारियां हैं उनमें साल 2 साल, 3 साल, 5 साल स्टेरॉइड देते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं, जिसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड गठिया और दूसरी बीमारियां हैं, उसमें 10, 15 साल स्टेरॉइड दिए जाते हैं। कहां गया काला फंगस? क्यों नहीं इनमें बैठता काला फंगस? वाह, ये सब बकवास है। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। मतलब स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ब्लैक फंगस के कोई खतरा नहीं, ये थ्योरी आप खारिज करते हैं? देखिए, बिल्कुल हम खारिज करते हैं। वैसे जैसे रेमडेसिविर की खारिज की थी, जैसे हमने रेमडेसिविर को खारिज कर दिया था, अब तो आईसीएमआर ने भी खारिज कर दिया। देखिए, ये जनता में इतना भय व्याप्त हो गया है, मैं आपको क्या बताऊं। इतने फोन मेरे पास आते हैं, सर मैंने 5 दिन स्टेरॉइड खा गया तो अब मुझे भी काला फंगस होगा। मैंने 1 हफ्ता स्टेरॉइड खा लिया तो मुझे भी काला फंगस होगा। मैंने 10 दिन स्टेरॉइड खा लिया तो मुझे भी फंगस होगा। अरे भाई, जब सालों साल इस देश में 50 साल से हमारे जैसे प्रैक्टिशनर, और हमारे जैसे नहीं मतलब सीनियर लोग प्रैक्टिशनर, मैं तो 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, जब वो लोग इन लोगों को स्टेरॉइड देते रहे, कोई किसी को काला फंगस नहीं हुआ, तो आज अचानक स्टेरॉइड क्या, आप कोई कोरोना के मरीज में कोई दूसरा स्टेरॉइड दे रहे हैं? स्टेरॉइड के साथ विष मिला दे रहे हैं? या फंगस की कोई आप जो है वो चुंबक लगा दे रहे हैं कि चुंबक प्लस स्टेरॉइड दे रहे हैं हम, इसलिए फंगस दौड़ा चलाएगा? भाई, फंगस होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक, आपकी इम्यूनिटी का बहुत कमजोर होना, और दूसरा, फंगस का कोई ना कोई सोर्स होना। आपने कभी गौर किया ये 5440 जिनको हुए हैं, इसमें एक भी उदाहरण मुझे ब्रजेश जी दे दीजिए जो होम आइसोलेशन के मरीज में, घर में, यानी जिसका इलाज चल रहा है, उसको कोई ब्लैक फंगस हुआ हो। एक भी उदाहरण दे दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। एक बात, जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और लंबे समय से भर्ती होते हैं, उनको होता है ब्लैक फंगस। क्यों? क्योंकि 2 चीजों की जरूरत होती है, दोनों वहां मौजूद होती हैं। एक मौजूद होती है हमारी कमजोर इम्यूनिटी। पहले तो कमजोर इम्यूनिटी थी तो आपको कोरोना हुआ, फिर आपको डायबिटीज थी और इम्यूनिटी कमजोर हुई, फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी, 400-500 शुगर चली गई थी, अनकंट्रोल्ड हुआ। हाँ, अस्पताल में जब स्टेरॉइड दिया गया तो वो बड़ी भारी डोज का स्टेरॉइड दिया जाता है और उससे शुगर बढ़ती है। ये एक लिंक जरूर है जो मैं स्वीकारता हूं, लेकिन ये कौन सा स्टेरॉइड है जो बड़े बड़े अस्पतालों के आईसीयू में दिया जा रहा है? ये वो स्टेरॉइड नहीं है जो छोटा मोटा डोज का स्टेरॉइड 5 दिन या 7 दिन किसी ने होम आइसोलेशन में खा लिया है, ये वो नहीं है। इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। देखिए ब्रजेश जी, स्टेरॉइड का जो उपयोग है वो मिडिल ऑर्डर में है और लास्ट ऑर्डर में है। शुरुआती में 5 दिन बिल्कुल स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए, मैं भी मानता हूं।
लेकिन जब ऑक्सीजन 94 से नीचे चली जाए तो 94 और 190 के बीच में जान स्टेरॉयड ही बचाता है। आपका अस्पताल और घर के बीच में दीवार बन के स्टेरॉयड खड़ा होता है। आपको ऑक्सीजन गिरने में और आपके ठीक होने में दीवार बन के ऑक्सीजन स्टेरॉयड खड़ा होता है। यही स्टेरॉयड 5-7 दिन के अंदर आपकी ऑक्सीजन को इंप्रूव करता है और यही आपको इतनी मिस इन्फॉर्मेशन क्यों है डॉक्टर? मैं बताता हूं, हॉस्पिटलाइजेशन को करने में भी मदद करता है। अब देखिए जितने केसेस हो रहे हैं, आप एनालिसिस तो करिए भाई, फंगस हो किसको रहा है? फंगस उन सबको हो रहा है, मैं अक्सर कहता हूं 9 पार तो नैया पार, 9 दिन पार तो नैया पार। जितने केसेस हैं वो सब 9 दिन के बाद जब अस्पताल में भर्ती होते हैं, और वो भी 9-10 दिन नहीं, फिर 2-2, 3-3 हफ्ते। तो 90% केसेस उस पीरियड के दौरान ब्लैक फंगस के हो रहे हैं जिनका की पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन 10-12 दिन से ज़्यादा हो गया है। हाई डोज स्टेरॉयड चला है जिससे कि शुगर बढ़ गई है, शुगर अनकंट्रोल्ड हो गई है। इसके साथ साथ सोर्स ऑफ फंगस वहाँ मौजूद है। कौन सा? अस्पताल में जब भर्ती होते हैं तो एक ऑक्सीजन की नली, एक ग्लूकोज की नली, एक कैथेटर, एक राइस ट्यूब, एक वेंटिलेटर की नली, 5 नलियाँ पड़ती हैं। इन 5 नलियों में ही फंगस का सोर्स होता है। इन 5 नलियों से फंगस का सोर्स आता है, और जो कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज हैं, खासतौर पर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कैंसर के मरीज या ट्रांसप्लांट के मरीज या क्रॉनिक लिवर, लंग, किडनी या हार्ट डिजीज के पेशेंट, इन पेशेंट की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। अस्पताल में भरने के बाद इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। क्यों? घर में जिसका इलाज चल रहा है वो तो सोचता है कि भाई अभी हमें कम बीमारी है, इसलिए मेरा घर पे इलाज चल रहा है। जैसे ही एम्बुलेंस बुलाई जाती है, इधर एम्बुलेंस कॉल गई नहीं और उधर इम्यूनिटी डाउन हुई नहीं, भैया मर गए, अब तो एम्बुलेंस अस्पताल में, इसका मतलब हमारी बीमारी बढ़ गई। अब हम थोड़ा कोशिश कर लें तो कर लें घर वाले, और नहीं तो मेरा ऊपर जाना तय हो गया। ये मन में चलता रहता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन यानी एड्रेनलिन निकलते हैं, उससे इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। इन सब लोगों में ब्लैक फंगस हो रहा है। मैं अब बचाव की बात भी कर देता हूं। कई लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर सूर्यकांत ने बता तो दिया। मैं सबको बता दूं कि देखिए, अस्पताल में आपको बचाव सबसे प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि 90% से 90 नहीं 100% जितने केसेस ब्लैक फंगस के इस देश में आए हैं, 5040 440 के 40, वो सब केसेस आए हैं जो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन। तो पहला फैक्टर काला फंगस का है, लंबा अस्पताल में भर्ती होना। दूसरा है फंगस का सोर्स इन नलियों में होना। तीसरा है डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होना। चौथा है कैंसर या और कोई ऐसे क्रॉनिक बीमारी का मरीज होना। और 5वां है हमारा मरीज जो सदमा में चला गया, उसके कारण उसकी इम्यूनिटी और कमजोर। ये 5 फैक्टर हैं ब्लैक फंगस के लिए। जो घर में होम आइसोलेशन में हैं, वो मेरे दर्शक कृपया संतुष्ट रहिए। आप घर पे इलाज करिए, कोशिश करिए अस्पताल में भर्ती होना। काला, पीला, नीला, सफेद, पर्पल, कोई फंगस आपको नहीं आने वाला है। मस्त रहिए आप, निश्चिंत रहिए आप। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट राउंड में आपसे मैं वैक्सीनेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। वीरेन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के इस वक्त, आप बताना चाहें? और दूसरा, ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं, गाँव ग्रामीण में अभी भी बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हो रही है। देखिए ब्रजेश जी, डॉक्टर साहब सूर्यकांत जी के बाद आप मुझे बुलवाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुकेश के बाद अचानक आपने माइकल जैक्सन का गाना लगा दिया हो। अब इतनी वैल्यूएबल बातें आ गई और अस्पताल की इसकी, अब राजनीति की फिर चर्चा मैं शुरू करूंगा तो थोड़ा सा जो है जी वो अटपटा सा लगता है। लेकिन अब ऐसा करूंगा कि कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज करूंगा, जी आपको या उनको बीच में कहीं एडजस्ट। लेकिन मैं फिर लौटूंगा, मेरे दोस्त लोग बहुत सारे बैठे हैं, नवीन जी भी बैठे हैं, तो अब राजनीति पर आते हैं। दवा क्या तो सारी बातें आ गई। आज शुरुआत करूंगा इन 4 लाइनों से कि कौमें मर रही हैं, कोशिश करें जिंदा कर दें। वक्त आया है कि मुजरिमों को शर्मिंदा कर दें, और थोड़े थोड़े जिम्मेदार हम भी हैं इन मौतों के। आओ आज मिलकर सत्ता की थोड़ी निंदा कर दें। तो अब बात आती है कि भाई लोग मर रहे हैं, सरकार का आंकड़ा घट रहा है, कोरोना सरकार कह रही खत्म हो रही है, और लोगों की स्थिति बिगड़ रही है। रोज लोग एडमिट हो रहे हैं, या लोग जो गांव में हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। फंगल इन्फेक्शन की बात आई, ये ब्लैक फंगस, इसकी तो कोई दवाई बाजार में नहीं मिल पा रही। टेबलेट, सुई, इंजेक्शन, ये भी अकाल पड़ गया, इसका शॉर्टेज है। और इसको अगर पाना है आपको सरकार से तो कई जगह से पर्चा अनुमोदित कराना पड़ता है। अच्छा, बड़ी बहादुरी की बात यह है
कि नर्सिंग होमों ने, प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों से लाखों लाख वसूला, उनका ये पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये रेजिडेंट डॉक्टर गए तो उनको धक्का दे दे के पीटा और भगाया और मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने काम की चीज होती है तो ये सब सुन लेते हैं, इनको छत्तीसगढ़ तक दिखता है और इस पर इनकी सरकार एकदम मौन साधे है कि डॉक्टरों के साथ अभद्रता पर ये कुछ नहीं बोले और ना ये कोई कार्रवाई किए। तो क्या ये इतने भोले हैं कि खाली अपने मुद्दे पर बोलेंगे? अच्छा, आज गांव में, गिराओं में जब आप देखते हैं तो कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां शोक ना हो, लहर ना हो, मातम ना हो। दर्द तो हर दौर बिखरा है। आप आंकड़ों को घटाकर खुश हो लीजिए भाई, मंत्री, मुख्यमंत्री, अफसर, डीएम, ये पता नहीं कौन दवा खाए कि ये सब 5-6 दिन में ठीक हो गए, 8 दिन में, और टनाटन होके दौड़ने लगे, काम करने लगे। हम लोग तो आज 25 दिन हो गया, पैर कांपता है चलने में, जिसको कोरोना हुआ। कितने लोग तो दीवार पकड़ पकड़ के बाथरूम जाते आज तक है ना, जिनके कोरोना हुआ है। आपके अनुभव पे जोड़े वीरेंद्र जी। हाँ, उनको बाथरूम अकेले नहीं जा पाते, बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते जी। अब इनके सबके भाई कौन सा ऐसा दवाई खाते हैं ये लोग, जनता को बताओ, उनको भी फायदा मिले। लेकिन अब खैर, एपीजे अब्दुल कलाम जब जिंदा थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो 2020 का साल होगा वो भारत के लिए बहुत उपलब्धियों का साल उन्होंने अनुमानित किया था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ऐसा महामारी आएगी कि प्रगति की बजाय दुर्गति देखनी पड़ेगी। और इस देश में तमाम सारे लोग, वैज्ञानिक और जानकार लोगों को उच्च पदों पर बैठने का मौका मिला और उन्होंने अपने अनुभव से देश को बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन हम शायद उनको संभाल नहीं पाए इस प्रदेश में। भाई ये बताइए कि पहले, आज किसी गांव में अगर डीएम जाएं, एमपी एमएलए जाएं, मंत्री जाएं या मुख्यमंत्री जाएं, तो जिस गरीब के घर में लोग मर गए हैं, जिसके यहाँ राशन पानी फाका करने है, पैसा नहीं है, उनको त्वरित कोई मदद देते हैं कि नहीं देते ये? और नहीं देते तो फिर ऐसे दौरों का क्या फायदा? हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई जब आग बुझ गई तब पानी लेके क्यों दौड़ रहे हो? और अगर आप लोगों का दुख दर्द बांटना चाहते हो तो खोलो खजाना, या डीएम साहब आए हैं तो गरीब को कुछ तो मिले। लगे कि आज डीएम साहब और मंत्री जी का दौरा था, लोग बड़ी उम्मीदों से दौड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारियों के सामने। उनको लगता है कि आज कुछ चमत्कार होगा, इस गांव में इतने बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। लेकिन सब दौरा अपना निपटा, सब अपने अपने घर, आश्वासन, बातचीत, इसके अलावा क्या है? लाखों लाख वेतन लेने वाले लोगों का दिल तो पसीजता नहीं है। बहरहाल, जो लाशें तैर रही हैं बाहर दिख रही नदियों में, और जिनको गाड़ा गया था वो ऊपर आ गई। लोग कह रहे हैं उस पर तमाम सारी आपत्तियां आ रही हैं, उठा रहे हैं लोग। लेकिन सवाल ये नहीं कि हम मरे क्यों, सवाल ये है कि हम जिंदा क्यों हैं। और जवाब यह है कि हम जिंदा, हमें रहना है, क्योंकि अभी हमें आगे और बेहतर ढंग से मरने की तैयारी करनी है। शमशान में लकड़ी उकड़ी मिल सके, बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ भाड़ ना हो, जिससे कि लोगों का आत्मा को शांति मिले। बहरहाल, सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अगर निभाने में फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, तो मीडिया मैनेजमेंट करती है या बहुत सारे लोगों को जो बोलते हैं उनको चुप कराने की कोशिश करती है जी। अफसर किसी सरकार के लिए इतने प्यारे और दुलारे शायद उत्तर प्रदेश में कभी नहीं थे जो इस सरकार में जितना अफसरों का जलवा है। चाहे वो डॉक्टरों को मारें, चाहे जनता को मारें। लखनऊ में भी आपने देखा, एक बच्चा दवा लेने गया था, सीसीटीवी में कृष्णा नगर इलाके में बहुत पीटा गया, उसको पुलिस ने पीटा। हालांकि बाद में उस पर कार्रवाई हुई, निलंबन किया एडीजी डी के ठाकुर ने। तो जहां पर लोग संवेदनशील हैं, कुछ कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन नाकामियों के किस्से बहुत हैं। और इसका अंदाजा आपको जिला पंचायत के चुनाव में हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में अध्यक्षी का भी चुनाव होगा, और अभी उत्तर प्रदेश में 8 महीने बाद
विधानसभा का भी चुनाव होगा। बहुत सारी चीजें बीजेपी ने जितने वादे किए थे लोगों को, जो धोखा मिला है, जो अहंकार मिला है, जो लोगों को उपाधियां मिली हैं, भ्रष्टाचारों को, चोरों को और तमाम सारे बात लोगों को, वो सब चीज़ों का लोग सवाल जवाब करेंगे। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, मेरे मित्र हैं पवन सिंह पत्रकार, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। आज उनकी 4 लाइनें सुनाऊंगा आपको कि सियासत रोज नए फरमान करती है, कि सियासत भी रोज नए फरमान करती है, सच देखती है मगर झूठ का ऐलान करती है, और लगाकर आग फिर पानी का इंतजाम करती है, और जुबा काट कर वह बोलने का फरमान करती है। और भूख से मर मगर भरपेट बोलना है ये तुमको, और घर खाली हो तो भी भरा बोलना है तुमको। दिन है रात सा गहरा यह भी कहना है तुमको, और आंखें छीन भी लो तो कहो कि दिखता है तुमको सब। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बड़ी बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोग ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपके पास इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है, क्या आप बताएंगे कि राज्य सरकार इस बार क्यों नाकाम हुई? नहीं ब्रजेश जी, देखिए इंजेक्शन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिस प्रकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जमाखोरी करने की कोशिश की गई और सरकार ने जब उन पर सख्त कार्रवाई की, जमाखोर पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो ये उसकी कमी जो है कम हो गई। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर भी जिस प्रकार से एक हाइप क्रिएट की गई, इसकी लोग के इतनी गंभीरता बताई गई कि जमाखोरों को ये लगा कि इसको अगर हम रख लेंगे तो इसका हम अनाप शनाप ले लेंगे। लेकिन सरकार और हमारी एसटीएफ लगातार इसमें काम कर रही है, 2-3 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और जो लोग भी इस काले धंधे में, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी कह रही है कि 720 की जरूरत थी और आपने दिए सिर्फ 40। जमाखोर हैं जो, एक सेकंड वर्मा जी रुकिएगा, वर्मा जी आपकी बारी नहीं, आप रुकिए वर्मा जी, नवीन जी बोलेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी ने, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी ने मांग बताई थी जितनी अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकती थी, और हम प्रयास में है कि जितनी भी आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में वो हम उपलब्ध कराएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज डॉक्टर सूर्यकांत जी को, जो आपने आम जनता के प्रति जो ब्लैक फंगस को लेके जो इन्होंने अपने बयान दिए, इसको लगता है कि जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं या जो लोग भयभीत है, इससे आज से वह डर खत्म हो जाएगा। और डॉक्टर सूर्यकांत जी को भी धन्यवाद, और आपको धन्यवाद कि आपने सूर्यकांत जी को बुला के उत्तर प्रदेश में इस विषय पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। सिर्फ एक अनुरोध के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे 2 मित्र यहां मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी। सिर्फ एक अनुरोध कि कोरोना से लड़ाई में जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन का, उसको लेके आपके नेताओं ने जो गलतफहमी फैलाई, उसके लिए आज तक उन्होंने न माफी मांगी, न जनता को उसके लिए मतलब आगाह करने की कोशिश की, जनता को जागरूक करने की कोशिश की। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन क्या आसानी से उपलब्ध है उत्तर प्रदेश के भीतर? ब्रिजेश जी, मैं बिल्कुल बताऊं, और सूर्यकांत साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो वो ठीक है, लेकिन जो स्थिति है और जो पॉलिसी फेलियर है वो मैं बता रहा हूं क्या है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 4 ऐसी कंपनी हैं जो मेजर एम्फोटेरेसिन बी मतलब ब्लैक फंगस की दवाई बनाती हैं। एक सिप्ला है, एक भारत सीरम है, एक बीडीआर है, एक माइलाइन फार्मास्यूटिकल है। और इन सबका जो कच्चा माल है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो नॉर्थ चाइना फार्मास्यूटिकल कंपनी से आता है। मात्र अकेली कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव है। इतनी बड़ी क्राइसिस क्यों आई? क्या हम पहले से हमें पता नहीं था? इन्होंने ड्रग कंट्रोलर, मैं बताता हूं, बिल्कुल नहीं, इनको हवा ही नहीं दी क्या होने जा रहा है। ये सब के सब कंपनीज के एमडीज ने डायरेक्टर कंट्रोलर, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से पिछले 1 महीने से बोला है कि और भी कंपनीज को आप ऑथराइज कीजिए। ये फाइलों में घूम रही है बातें, और डेफिनेटली जहां रिक्वायरमेंट पहले 5 थी वहां 500 हो गई है, तो क्राइसिस तो आनी ही थी। शुक्रिया। इस राउंड में मेरे पास थोड़ा वक्त का अभाव है। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, क्या टीम 11 के इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए हजारों मौतों के लिए? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से वो जिम्मेदार है, और उससे ज्यादा जिम्मेदार है उस टीम 11 के कैप्टन माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पहले तो वेस्ट बंगाल चुनाव में प्रचार करते रहे और
घर में इन्हीं टीम 11 के साथ बैठकर चीजों को नजरअंदाज प्लीज एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, वक्त बहुत कीमती है। आज सिर्फ डॉक्टर उमाशंकर बोलिए। एक भी तस्वीर दिखा दीजिए। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार लगवाने की अपनी फोटो डाली है, लगे हुए थे। गुमराह कर रहे हैं। इनके पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन इसलिए सबसे बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए। दूसरे तो आपके नेता उसको भाजपा की वैक्सीन बता रहे हैं, उस वैक्सीन की सफलता को संदेश बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको जनता को गुमराह करने के लिए। वैक्सीन आज भी आप लोग राजनीति चूंकि दूसरे देशों ने एक बात में अगर शर्म हो आप लोगों के अंदर। थैंक यू कांग्रेस नावेद जी को स्क्रीन पे लाइए। आज भी अपनी नावेद जी करिए, राहुल गांधी से कहिए, खुद शुक्रिया, धन्यवाद। नावेद जी आप मुझे बताइए, पिछली गलती से सबक लेकर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की उपलब्धता क्यों नहीं सुनिश्चित की गई? थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। नावेद बोलेंगे। कालाबाजारी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कोरोना काल में, ये बहुत तकलीफ दे रहा है और इसके जिम्मेदार प्रशासन है, सरकार है। मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे भाजपा के से जुड़े हुए उसके कार्यकर्ता मेरे दोस्त हैं, वो एक बार बार कहते हैं कि आप लोग आलोचना करते हैं बतौर पत्रकार। महामारी में मौतें होती ही हैं, मरते ही हैं, महामारी का मतलब ही है तबाही। मैं एक जवाब देना चाहता हूं, 3 पॉइंट हैं बस, मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूंगा। पहली चीज तो यह कि तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन था, लेकिन उपलब्धता नहीं हो पाई, इस बात की तकलीफ होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, हमारी तैयारी नहीं हो पाई। इसलिए सर एक में तो बस 5 सेकंड और दिए। दूसरी बात ये कि हम धर्म नगरी में, यहां जो धार्मिक संस्कार हैं, जो हमारे सबसे उत्तर प्रदेश की पहचान है, वहां पर अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाई, तकलीफ इस बात की होती है। तीसरी बात यह कि ये सरकार उस पार्टी की है जिसका सबसे बड़ा प्रबंध तंत्र है, जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, वो नजर नहीं आए। तो ये 3 तकलीफें जो है, जब सवाल डॉक्टर सूर्यकांत जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। वैक्सीनेशन को लेकर गजब कंफ्यूजन है, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि क्या किया जाना चाहिए और उचित क्या है? देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि भारत जो है वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा पावर सेंटर है। हमारे पास पुराना वैक्सीनेशन का जो इतिहास है वो भी बहुत बड़ा है। हमने 1 साल के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पैदा कर दी, ये भी गर्व की बात है। हमने तीसरी रशिया की कर दी, ये भी बात है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पे होता है कि जिस रेट से, जिस स्पीड से वैक्सीनेशन होना चाहिए था, लोगों में जो सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी, शुरू में बिल्कुल नहीं हुई। इवन हेल्थ केयर वर्कर्स में नहीं हुई। मुझे ताज्जुब है, जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैंने पहले दिन वैक्सीन लगवाई, पहला दिन और पहला टीका 16 जनवरी को, तो मुझे लगा था कि कल से तो मतलब बारिश की तरह लोग आएंगे कि लगाओ लगाओ लगाओ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ। ये तो खैर भला, मतलब वैसे तो बहुत बुरा हुआ। इस सेकेंड वेव आई तब लोगों को लगा नहीं टीका बचा सकता है, टीका लगवानी जाए, एक बात। लेकिन ये एक जो कंफ्यूजन हुआ वो बहुत दुखद है, कष्ट है, मुझे भी दिल से कष्ट है जी। ये कष्ट है। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन ये एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा एक मेमोरेंडम, और राहुल गांधी को दोषी नहीं ठहराएंगे। एक सेकंड, नो प्लीज डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए। डॉक्टर से नहीं, सबकी आवाज बंद, सिर्फ डॉक्टर सूर्यकांत। देखिए, मैं भाई राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे सकता, मैं तो चिकित्सीय वक्तव्य। आप बोले, आप सर, आप उनकी बात को माइंड मत करें। एस्ट्राजेनेका से MOU हुआ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का, और ये ऑक्सफोर्ड में बनी हुई टेक्नोलॉजी से ये बनाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लैंड में बनाई, वही वैक्सीन, वही टेक्नोलॉजी हमारे देश में बनी, वही फार्मूला है, वही फार्मूला। अब इंग्लैंड ने जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया तो 2 वैक्सीन के डोज में 3 महीने का अंतर रखा, यानी 12 हफ्ते का अंतर रखा। अब भाई जो नेशनल कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम गाइडलाइंस बनाने में और उस ग्रुप में जो शामिल हैं वही उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सूर्यकांत किसी ऐसे ग्रुप में या गाइडलाइन में या किसी कमेटी में शामिल नहीं है। असल में आप सही बोलते हो ना, तो आपको कोई अपनी कमेटी में क्यों रखे? नहीं, मैं दूसरा गरीबों के डॉक्टर हो, इसलिए आपको पूछा। छोटा डॉक्टर हूँ, गरीबों को डॉक्टर। आप सरकार के हिसाब से बयान दो, जैसे गुलेरिया रोज अपना स्टेटमेंट बदलते हैं, तो आपको ही पूछा जाएगा। गुलेरिया साहब बड़े हमारे सीनियर और अच्छे डॉक्टर हैं। खैर, वो बनाया तो यहां पर वो अंतर जो है वो 4 हफ्ते का रखा गया। अब 4 हफ्ते का रखा गया, जनता वो शेड्यूल थी कि हमको 4 हफ्ते बाद लगवाना है, वो लगवाना है। फिर अचानक ये अब जो है वो 12 हफ्ते का कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिकली ये 12 हफ्ता बिल्कुल ठीक था। इंग्लैंड के पागल थोड़ी थे लोग, एक्सपर्ट लोग, साइंटिस्ट लोग, जो उन्होंने 12 हफ्ते का रखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पहले 4 हफ्ते का रख दिया गया, अब 12 हफ्ते का। अब पब्लिक परेशान है। अब पब्लिक की पहुंच वहां गाइडलाइन बनाने पास या रेगुलेटरी बॉडी के पास तो है नहीं, वो डॉक्टर सूर्यकांत को परेशान करती है। डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, मेरे घर में तो उनकी 1 महीने बाद लग गई, तो इनको इम्यूनिटी कम होगी क्या?
अगर मैं कह देता हूं नहीं 12 हफ्ते की वैलिडिटी ज्यादा है, तो मैं फंसता हूं कि अच्छा इसके माने आपने 1 महीने पे उन पे लगवा दी, और आप बुला के, और कईयों को तो मेरे जानने वाले हैं जिनसे मैंने कहा वैक्सीन लगवाओ, मेरे साथ चाय बैठ के पियो, वेटिंग पीरियड यही होगा आपका खत्म हो जाएगा। तो मुझसे वो नाराज हो रहे हैं, आपने क्यों मुझे 1 महीने के अंदर पे 2 लगवा दी। 3 महीने तक हो तो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं देखिए आपको जाते जाते मैं स्पष्ट कर दूं, 3 वैक्सीन, तीसरी भी जल्दी स्पुतनिक यहां शुरू होने वाली है। मैं 3 वैक्सीनेशन का दोनों डोज का अंतर बता देता हूं, जो ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है। बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत कह रहे हैं, अगर आप उन पर विश्वास है तो आप मान लीजिए। पूरा विश्वास है। पहली वैक्सीन कोविशील्ड, 2 डोज के वैक्सीन में अंतर यानी कि 3 महीने का। ओके। दूसरी वैक्सीन अपनी कोवैक्सीन, ये भी स्वदेशी वैक्सीन, 2 वैक्सीन में अंतर वो 4 हफ्ते का। और तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक जो आने वाली है, उसकी 2 वैक्सीन के बीच में अंतर 3 हफ्ते का। बहुत आसान है, 3-4-3, 4 के इधर 3, 4 के उधर 3। कोविशील्ड में 3 महीना, कोवैक्सीन में 4 हफ्ता, स्पुतनिक में 3 हफ्ता। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस ये याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।